हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम इतिहास, स्पेशली सल्तनत काल के इतिहास को विशेषकर पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी रहा? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी मूलराज। तो इसमें आपको पहले ही पता होगा तराइन में 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 में। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को प्राणदान दे दिया था। इसके बाद दूसरे युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। 1192 में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? यानी कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी ऐबक, या ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही शुरू कर दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? तो इसके निर्माण को पूरा कराने का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जो कि कुतुबुद्दीन का ही इसी के वंश का एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, लौह और नीति का जो सूत्रपात था वो अलाउद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश या गजनी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बलबन के द्वारा लौह और रक्त की नीति का शुरुआत किया गया था। इसमें कहा किया गया था, देखिए इसका तात्पर्य ये था कि दुश्मन के साथ बिल्कुल निर्मम होना है और तलवार का इस्तेमाल और सख्ती से खून बहाना शामिल था। इसी नीति से दुश्मनों के खिलाफ हिंसक आतंकवाद को इसने नियोजित किया था, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। इस प्रकार की नीति का वर्णन 1862 में जर्मनी के बिस्मार्क द्वारा भी अपनाई गई थी। उसने अपने सैन्य भाषण में लोहा और रक्त शीर्षक से भाषण दिया था और पर्चे भी बंटवाए थे सेना के बीच में। इन पर्चों ने सेना में जोश भर दिया था और इन्होंने कहा था कि देश का भविष्य संसद नहीं तय करेगा, बल्कि देश का भविष्य तय करेगी सेना। तो इस तरह से लौह और रक्त की नीति का सूत्रपात बलबन के द्वारा किया गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने किस सन में करवाया था? देखिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो एक मस्जिद है जिसे एक अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी के आदेश पर ऐबक ने राजस्थान अजमेर में बनवाया था। इस जगह पर पहले संस्कृत विद्यालय व मंदिर थे, जिनको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा। इसको आप अपने से बताना है होमवर्क में, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने किस सन में कराया था। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, और इसके बारे में जान लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा संभवतः ये माना जाता है कि इसको बनाने में कुल 60 घंटे में बना दिया गया था, यानी लगभग 2.5 दिन लगे थे। तो इसलिए इसे नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी जागरूक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किसके कारण हुई थी? ऑप्शन ए है अधिक मदिरा पीने के कारण, ऑप्शन बी है युद्ध में तीर लगने से, ऑप्शन सी विषपान करने से, ऑप्शन डी चौगान खेलते समय गिरने से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इतिहासकार मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत घोड़े से गिरकर हो गई थी। अच्छा, इसे लाहौर में दफनाया गया था। मृत्यु के पश्चात ऐबक के बेटे आराम शाह को सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन इल्तुतमिश द्वारा उसे बंदी बना लिया गया और स्वयं बादशाह इल्तुतमिश बन गया था। अच्छा, इल्तुतमिश का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक, तो केवल 4 साल का शासनकाल इसका था। तो इस तरह से ऐबक का जो शासनकाल था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 तक था। ऐसा माना जाता है। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सारी ज़िंदगी जो अपने युद्धों में ही आसीन रहा हो घोड़े की पीठ पर, वो घोड़े की पीठ से कैसे गिर सकता है। लेकिन चूंकि इतिहासकार ये भी बताते हैं कि चौगान खेलते समय इसकी मौत हुई थी, यानी आज का हार्स पोलो जो खेला जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, बलबन या इब्राहिम लोदी। देखिए सल्तनत की स्थापना तो इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन वो अपने आप को बादशाह नहीं मानता था, बल्कि वो अपने आप को सिपह सालार के तौर पर अपने को सिंहासन पर बैठने को तैयार था, यानी जो सामंत थे उससे खुश नहीं थे। तो असली जो सुल्तान या सल्तनत माना जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, उत्तर में अफ़गानिस्तान से लेकर अमरनाथ उत्तर मध्य भारत में फैला हुआ था। इसके पश्चात भारत में 300 साल तक इतना बड़ा साम्राज्य नहीं विस्तृत हो पाया था। तो मेवाड़ का युद्ध अभियान इसके शासनकाल की बहुत ही प्रमुख घटना थी। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें इसके चरित्र को बहुत अच्छे से उजागर किया गया है। इसके द्वारा 1296 से लेकर 1316 तक लगभग 20 सालों तक शासन किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, कह रहा है तुर्कान चिहलगानी क्या था? रजिया सुल्तान द्वारा गठित एक विभाग था, एक पुस्तक थी, एक धार्मिक संस्था थी, या इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 सरदारों का समूह था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तुर्कान चिहलगानी एक इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 सरदारों या सामंतों का एक समूह था, जिसमें देखिए इसमें जो सरदार होते थे अभिजात वर्ग, यानी शहर के जो अमीर होते थे, उनको इसमें गठित किया जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात नासरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मिन्हाजुल सिराज, बरनी, बैहकी या उतबी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिन्हाज उल सिराज, जो कि अलाउद्दीन के बहुत ही महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। इनके द्वारा मिन्हाज उल सिराज के द्वारा तबकात नासरी को लिखा गया था, जिसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत ही आलीशान शासक या खिलजियों का जो पैगाम होता था वो इन्होंने अपनी किताबों में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो इसमें ऑप्शन है आपका रोशन आरा, जहां आरा, दुर्गावती या रजिया। सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, और इसके बारे में ये है कि 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने शासन किया था। इनके द्वारा पर्दा प्रथा को हटाकर शासन किया गया। इसी ने अपने सिक्कों में महिलाओं के लिए बहुत कुछ लिखा था, जिसमें महिलाओं को मतलब आज़ाद ख्यालों को बताया था। तो इस तरह से रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक शासन करके भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका बनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान आरिस सैन्य विभाग का गठन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह या जलालुद्दीन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बलबन के द्वारा दीवान आरिस सैन्य विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दरबार में ईरानी त्यौहार नवरोज़ धूमधाम से मनाया जाता था? देखिए क्वेश्चन बहुत ही कंटेंटिव है। ये क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में आया भी है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसको बताना है, ईरानी त्यौहार नवरोज़ धूमधाम से कौन मनवाता था? तो बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज़ या अलाउद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी आपका एक बार फिर से बलबन ही सही हो जाएगा। बलबन के दरबार में ईरानी त्यौहार नवरोज़ धूमधाम से मनाया जाता था। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि इसको बंद किसने कराया था? तो इसको बाद में औरंगजेब के द्वारा भी इसको बंद किया गया था, और बीच के सुल्तानों ने भी इसको बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसका हिंदुस्तान की जनता के प्रति बहुत ही उदार दृष्टिकोण था? तो ऑप्शन ए है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या खिज़्र खां। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी। ये जो है हिंदुस्तान की जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सिकंदर सानी के रूप से प्रसिद्ध शासक था जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या खिज़्र खां। तो ये जो है इसमें भी आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा। सिकंदर सानी की उपाधि इन्होंने धारण की थी, और खिलजियों का परचम इन्हीं के समय पे बहुत ज़्यादा बुलंद था। ठीक है, तो खिलजियों का परचम बुलंद किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने खलीफाओं से मान्यता नहीं प्राप्त की थी? ऑप्शन है दास वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। तो इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा, खिलजियों ने खलीफाओं से मान्यता प्राप्त नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने भूमि की नाप लगाकर लगान वसूल करने की परंपरा की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमि की नाप भी कराई गई थी और उसी के अनुसार लगान वसूल करने की परंपरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जन सामान्य हित में भ्रष्टाचार को रोकना, हिंदू व्यापारियों पर अंकुश लगाना, विशाल सेना के खर्च को पूरा करने के लिए या राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना पे बहुत ध्यान देता था। उसका कहना था कि घोड़ों को दागने की प्रथा को भी उसने चलवाया था, जिससे कि सभी का रिकॉग्नाइजेशन हो पाए। निश्चित तौर पर घोड़ा किसका है, कैसा है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी सैन्य संचालन को बेहतर बनाने के लिए सेना में एक हुलिया प्रथा की भी शुरुआत करी थी इसने। किस प्रथा की? हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी, जिससे सैनिकों के हुलिया यानी रंग, रूप, नाक की बनावट, चेहरे की बनावट वगैरह को दस्तावेज के रूप में लिखा जाता था, जिससे अगर कहीं कोई सैनिक भ्रष्टाचार करता था तो उसकी पकड़ हो जाती थी और भ्रष्टाचार की आशंका कम होती थी, क्योंकि उस टाइम फ़ोटो कैमरा, फ़ोटो स्क्रीन नहीं था, जिससे इन दस्तावेजों के आधार पर सैनिकों को भ्रष्टाचार व शिकायतें कम आती थीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। विशाल सेना की खर्च को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने खुद बाजार पर नियंत्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां, 1297 में अलाउद्दीन के सामने तोहफे के रूप में प्रस्तुत 1000 दिनारी के नाम से प्रसिद्ध हिंदू हिजड़ा मलिक काफूर किस विजय के बाद लाया गया था। ऑप्शन है वारंगल, देवगिरी, गुजरात या मालवा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका देवगिरी सही हो जाएगा। देखिए औरंगाबाद जिला का, ये महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले की एक जगह है देवगिरी, आजकल उसको दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। इसी को विजय अभियान से अलाउद्दीन जब वापस दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में कड़ा के समीप, जो कि इलाहाबाद के पास है, गंगा नदी के किनारे, कड़ा के एक किले में रहकर कुछ समय बिताता है। और जब जलालुद्दीन, क्योंकि उसका सेनापति था अलाउद्दीन, तो जलालुद्दीन के द्वारा जब इसको इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो वहीं पर जलालुद्दीन का कत्ल कर देता है और दिल्ली का बादशाह खुद अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। तो इस तरह से किस विजय के दौरान, तो देवगिरी सही हो जाएगा, जिसका आधुनिक में आजकल उसका नाम दौलताबाद है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेना को दशमलव पद्धति पर गठित करने का श्रेय दिल्ली सल्तनत में किसको है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए जो दशमलव पद्धति था इसका सेना में प्रयोग सर्वप्रथम तो मंगोलों के द्वारा किया गया था, क्योंकि अपनी सैनिक इकाइयों को विभाजित करते थे, छापामार नीति करते थे। मंगोल जो होते थे लुटेरे होते थे। तो भारत में सर्वप्रथम, लेकिन अब आपसे पूछ रहा भारत में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका गठन किया गया था। 10 सैनिकों की टुकड़ी को इकाई कहते थे और मंगोलों के द्वारा इसी को प्लाटून कहा जाता था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में सेना को दशमलव पद्धति पर गठित करने का श्रेय दिल्ली सल्तनत में किसको, तो अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा। विश्व स्तर में पूछेगा तो फिर मंगोल आपके ऑप्शन में रहेंगे, तो आप मंगोल के पास टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, हनुष दिल्ली दूरस्थ अर्थात अब दिल्ली दूर नहीं किसका कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई जगह आपने इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन आज आपको टिक लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, गाजी मलिक। तो क्वेश्चन नंबर 19, हनुष दिल्ली दूरस्थ अर्थात अब दिल्ली दूर नहीं है, ये कथन जो है निज़ामुद्दीन औलिया का है और इन्हीं के नाम पर एक मस्जिद भी बनी है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर। इनके द्वारा चिश्ती ऑर्डर की स्थापना की गई थी। 1236 से लेकर 1325 तक का इनका इतिहास है, लगभग 89 साल का। अच्छा, इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है इनके गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम फरीदुद्दीन गंज ए सकर था और चिश्ती घराने के चौथे सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद का किला दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर था
आजकल तो इसके अवशेष ही बचे हैं जो कुतुब मीनार से नियर अबाउट 8 किलोमीटर पूरब दिशा की तरफ हैं। खान दहलवी इतिहासकार बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने भारी संख्या में मजदूर लगाए थे, और जो आपकी वहाँ पहाड़ है ना, तो उस पहाड़ की खुदाई करवा के तुगलकाबाद की नींव डाली थी। इसे फिरोज शाह बाद में यहीं पर एक शहर बसाया गया जिसको तुगलकाबाद शहर कहा गया। अच्छा, आप इसके बाद ऑप्शन सी में फिरोज शाह तुगलक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने भी उत्तर प्रदेश में अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर नाम का शहर बसाया था, जो कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद से जुड़ा हुआ ज़िला है। ठीक है, और फिरोज शाह ने दिल्ली के निकट फिरोजाबाद शहर बसाया था। तो आपका, लेकिन यहाँ पर तुगलकाबाद की ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसमें आपका तुगलकाबाद का किला ये जो है आपका गयासुद्दीन तुगलक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से 20 क्वेश्चंस का इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट आपका पूरा होता है। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। नमस्कार।